नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट मैथ्स की रीट लेवल 1 के लिए, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ ली थी। एक तो हमने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था, दूसरा हमने संख्याओं का विस्तारित रूप पढ़ लिया था, उसका स्थानीय मान वगैरह सब की चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज जो है हम शेषफल प्रमेय की बात करेंगे। जिस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे, उस तरीके के सभी प्रश्न हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो कि पीछे जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक की परीक्षा में, रीट की में। तो यहाँ पे हम रीट लेवल 1 का मैथ्स का सिलेबस कंटिन्यू चलता आ रहा है। आपको किस तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी है उसका आप कमेंट करके उसका फीडबैक आप दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। किस तरीके से आपको और कुछ रीट लेवल 2 का अगर मैथ्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। और यदि आप सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप लोग 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे कि वो रीट लेवल मतलब इसकी सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं सेकंड ग्रेड का जो है वो शुरू करवाने की कोशिश शुरू करवाऊंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा कम बच्चों के लिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भी कोर्स जो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, टेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट तीसरा है ये संख्या प्रणाली का, और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे भागफल और शेषफल से संबंधित प्रश्न, यानी कि शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है, देखो शेषफल प्रमेय। देखिए, जब हम किसी भी संख्या के अंदर दूसरी संख्या का भाग देते हैं, मान लो हमने a को एक संख्या ली और उसमें हमने b से भाग दिया, तो q बार भाग गया और भाग जाने के बाद शेष बचा r। a में b का भाग देने पर भाग गया q बार और शेष बचा r। तो शेषफल प्रमेय कहती है कि अंदर जो लिखा हुआ होता है a, वो किसके बराबर होगा, वो इन दोनों के गुणा, यानी कि b q, और उसके बाद उसके अंदर r जोड़ देते हैं। यानी कि अगर इसको हम बात करें, अंदर वाली जो चीज होती है उसको हम कहते हैं भाज्य। भाज्य कहते हैं इसको। ये कहलाता है भाजक, जिससे भाग देते हैं, भाग जिससे दिया जाता है वो भाजक। और यहाँ जो उत्तर आता है हमारा, हम कहते हैं कि भाग देने के बाद इतनी बार भाग गया, वो कहलाता है भागफल। भागफल। और नीचे जो बचता है रिमाइंडर, वो कहलाता है शेषफल। शेषफल कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम एक सूत्र के रूप में देखें तो वो क्या बन जाएगा, देखो वो बन जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल। चलो एक बार वापस से इसको मैं लिख देती हूँ इरेज करके। यहाँ पे हम क्लियर लिख देते हैं, देखिए दोबारा से। ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये कहलाती है शेषफल प्रमेय। ध्यान रहे, जब भी हम भाग देते हैं तो अंदर वाली चीज होती है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और भाग देने के बाद नीचे बचता है शेषफल। इस तरीके से आप ये डायग्राम टाइप में बना लीजिएगा, आपको क्लियरली इसमें समझ में आ जाएगा। अंदर भाज्य, यहाँ भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से इससे संबंधित प्रश्न करते हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न जो है ये रीट लेवल 1 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल क्रम से होंगे। 4 में किसका भाग देना है, 4 में भाग देना, तो 4 को लिखेंगे अंदर, और भाग किसका देना है, 6 का देना है, 6 को लिखेंगे बाहर। अब देखिए 4 6 से छोटी संख्या है तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, शून्य बार जाएगा। शून्य को 6 से गुणा करेंगे, शून्य, 4 में से शून्य घटाएंगे तो बचेगा 4। तो क्या हो गया,
क्या क्या पूछ, देखिए ध्यान रखना, पहले सबसे पहले भाज्य पूछा है, तो भाज्य तो है 4, इन दोनों में 4 है, ये तो ऑप्शन खत्म। 4 भाज्य है। फिर भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या है, 6, दोनों में ही 6 है। फिर भाग कितनी बार गया, 0 बार, तो ये आ गया 0, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 4 6 और शेष कितना बचा, 4, तो 4 6 0 4। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी संख्या में 8 का भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 5 बचे तो वह संख्या है। देखिए किसी संख्या में, यानी कि कोई भी एक संख्या है x, उसमें 8 का भाग देने पर कितनी बार गया भाग, 7 बार, और रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो मैंने कहा कि ये होती है भाज्य, ये भाजक और ये भागफल। तो ये जो भाज्य है ये किसके बराबर होगा, भाजक गुणा भागफल के बराबर होगा, यानी कि 8 गुणा 7 प्लस शेषफल 5। 8 7 56, 56 और 5 61, तो उत्तर हो जाएगा डी 61। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल क्रम से है। शून्य में, जीरो में भाग देना है किसका, 60 का। अब जीरो में तो 0 बार ही जाएगा, और जीरो को 60 से गुणा करेंगे 0, और बचेगा भी 0, यानी कि केवल भाजक जो है वो 60 है, बाकी सब शून्य। देखिए सबसे पहले भाज्य, अंदर क्या है 0, फिर भाजक, सिर्फ भाजक 60 है, यानी कि सेकंड नंबर पे 60 आना चाहिए, बाकी सब 0 आना चाहिए, तो 0 60 0 0, तो ऑप्शन आ जाएगा बी 0 60 0 0। यहां देखिए काफी बच्चे इस तरीके के प्रश्न को गलत कर देते हैं, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। देखिए ये हमारी एक संख्या है जिसमें 3 और 3 6 और 3 9, 9 बार 1 लिखा हुआ है, और 3 बार 1, यानी कि 111 का इसमें भाग देना है। पहले तो हम भाग देके देखेंगे, फिर मैं डायरेक्ट भी आपको बता दूंगी कि डायरेक्ट इसको किस तरीके से हल करना है। देखिए भाग दे करके देखते हैं, चलिए ये हमने लिखा, भाग का चिन्ह लगाया, और इसमें 9 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हमने लिखा 1 1, और इसमें दिया हमने 111 का भाग। तो सबसे पहले एक बार भाग जाएगा, ये हो गया 111, घटाएंगे तो 0, फिर उतारा 1, भाग नहीं जाएगा, फिर दूसरा 1 उतारा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर तीसरा 1 उतारेंगे तो अब की बार भाग चला जाएगा एक बार, वापस से 1 1 1 और घटाएंगे तो 0, फिर 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर दूसरा 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर तीसरा 1 उतारेंगे और भाग जाएगा एक बार, 1 1 1 और घटाएंगे तो 0, यानी कि 100 101 100 101, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। ये तो था भाग करके देख लीजिएगा अगर आपको समझ में वैसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो देखिए 111 का भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम करके देखेंगे तो 111 का यहाँ पे भाग चला जाएगा कितनी बार, एक बार। आगे दोबारा 111 का भाग कब जाएगा, जब एक ये उतर जाएगा, ये उतर जाएगा और ये उतर जाएगा, 3 उतरने के बाद, यानी कि 2 बार में तो भाग नहीं जाएगा, तो 2 बार 0, और फिर तीसरी बार में भाग जाएगा तो 1, फिर ये 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर ये 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, और फिर तीसरा 1 उतारने के बाद भाग चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो फिर लिख करके कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 है, और यहाँ पे किसका भाग देना है, 4 बार 3 का देना है। देखो यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 बार 9 आ जाएंगे, यानी कि पहले भाग गया 3 बार, तो 1 2 3 4, ये 4 9 खत्म। अब हम फिर वापस से 9 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 9 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 9 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, लेकिन चौथा 9 यहाँ पे है नहीं कि जिससे भाग चला जाता, तो ये जो 9 9 9 बच गए 3 बार, ये तो हमारा बच जाएगा शेषफल, और ये 3000 हो जाएगा हमारा भागफल। तो क्या पूछा है प्रश्न कि इसमें 3333 का भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रम से है। तो भागफल तो है 3000 और शेषफल है 999, 3999, यानी कि ये रहा हमारा सी इसका सही जवाब।
अगर डायरेक्ट जिसको करना आता है तो वो करके देख सकता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से आप भाग का चिन्ह बनाइए और इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 बार 9 लिखना है और 1 2 3 और 4 बार 3 लिखना है। 3 बार देंगे तो 1 2 3 4 0, फिर उतारा 9 भाग नहीं गया, फिर उतारा 9 भाग नहीं गया, फिर उतारा 9 भाग फिर भी नहीं गया। आगे उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो ये तो बच गया शेषफल और ये आ गया भागफल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है भाग देने की प्रक्रिया में, कलर थोड़ा सा सही नहीं बैठ पा रहा, कलर कहाँ से चेंज करूं मैं, डार्क रेड करते हैं। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक, भाजक होता है जिससे भाग देते हैं, भागफल जितनी बार भाग गया का 8 गुना है। देखो भाज्य को लिखते हैं ए से, भाजक को लिखते हैं बी से, भागफल को लिखते हैं क्यू से और शेषफल को लिखते हैं आर से। अब देखो क्या कह रहा है, ये हमारा भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। देखिए ये डिविडेंट होता है, ये डिविजर होता है और ये क्यूटेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का हो। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक जो है वो भागफल का 8 गुना है। भाजक यानी कि बी क्यू का 8 गुना है, यानी कि बी बराबर 8 क्यू, और शेषफल का 4 गुना है। कौन? भाजक की। बी जो है वो शेषफल जो है आर उसका 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या होगा? शेषफल 12 है तो ए पूछा है यहाँ। शेषफल यदि 12 है यानी कि आर बराबर 12 है, तो यहाँ पे अगर हम 12 रख दें तो कितना बन जाएगा? बी बराबर आ जाएगा 4 गुना 12, 12 चौक 48, बी बराबर कितना आ गया? 48। बी बराबर 48 आ गया, तो ये जो बी है इसकी जगह अगर हम 48 रख दें तो देखो 8 छिंग 48, 8 से कट जाएगा 6 बार, तो क्यू बराबर कितना आ गया? क्यू बराबर आ गया 6। हमको निकालना क्या है? ए निकालना है, भाज्य निकालना है, तो ए का मान आराम से निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। बी का मान है कितना आया? बी का मान 48, बी का मान 48, क्यू का मान 6। 48 गुणा 6 प्लस आर, आर की वैल्यू दे रखी है 12, गुणा कर दो। 8 छिंग 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 28 प्लस 12 बराबर 300। तो उत्तर कितना आ जाएगा? ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 300। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करूं। पूछा क्या है, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है। भाजक जिससे हम भाग देते हैं उसको हमने लिखा है बी से, ये क्यूटेंट का 8 गुना है यानी कि 8 क्यू। शेषफल का 4 गुना है यानी कि रिमाइंडर का 4 गुना है यानी कि 4 आर, और शेषफल 12 दे रखा है, आर की जगह 12 दे रखा है, तो 12 चौक 48, बी का मान आ गया 48, इसको इसके बराबर रख देंगे। इसकी क्यू की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? क्यू की वैल्यू निकल जाएगी 8 छिंग 48, 8 से काट देंगे इसको 6, क्यू बराबर आ गया 6, तो ए निकालना है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 48 गुणा क्यू, क्यू का मान 6 प्लस 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 प्लस 12 करेंगे तो ये 300। जवाब क्या हो जाएगा? 300।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग देने की प्रक्रिया में जो भाजक है, भाजक मतलब बी, वो भागफल यानी कि क्यू का 4 गुना है और शेषफल यानी कि आर का 3 गुना है, 3 गुना आर। और शेषफल यानी कि आर बराबर अगर यदि 4 है तो आर की जगह 4 लिख देंगे, तो 3 चौक 12, बी बराबर क्या हो गया 12। यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे 12, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, 4 से कट जाएगा 3 बार, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 तिया 12, 3। तो भाज्य ज्ञात करो, भाज्य मतलब ए ज्ञात करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बी की वैल्यू 12, क्यू की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 4। तो 12 तिया 36 प्लस 4 बराबर 40। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी 40। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है। भाजक यानी कि बी भागफल का 25 गुना है यानी कि 25 क्यू और शेषफल का 5 गुना है, बी बराबर 5 आर। यदि भागफल 16 हो, अब की बार भागफल 16 दे रखा है, ये 16 दे रखा है, गुना 16, तो भाज्य क्या होगा? गुणा 16 करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 पंजो 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, 400। यानी कि बी बराबर आ गया 400। यहां 400 रखें तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 5 से भाग दे दो इसको, 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 80। आर बराबर 80, आर बराबर आ गए 80, क्यू बराबर दे ही रखा है 16, ए बराबर निकालना है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान आ गया है हमारा कितना? 400। क्यू की वैल्यू बता रखी है इसने 16 प्लस आर मच गया हमारा 80, तो कितना हो जाएगा? 16 चौक 64, 6400 प्लस 80 यानी कि 6480 इसका सही जवाब हो जाएगा, 6480। ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए। देखो दो संख्या मान लेते हैं हम, दो पूर्ण संख्या मान लो, एक ए है और एक बी है, और हमने कहा कि बड़ी है ए इज ग्रेटर देन बी। तो क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुणे को, बड़ी संख्या हो गई ए, तो ए का 3 गुना करें तो 3a को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए। छोटी संख्या कौन सी है? बी, इससे विभाजित किया जाए तो भागफल बचता है क्यू, बचता है 4 और रिमाइंडर बचता है 3। यानी कि ये हो गया ए और ये है बी। इसको अगर हम सोल्व करें तो 3a बराबर 4 गुणा क्यू गुणा बी होता है, क्यू बी क्यू, तो 4 गुणा बी 4b प्लस रिमाइंडर 3। इसको अगर समीकरण के रूप में लिखे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4b बराबर 3। आगे क्या कह रहा है? यहां तक हुआ है हमारा प्रश्न पूरा। आगे कह रहा है कि यदि छोटी संख्या के 7 गुणे को बड़ी संख्या से, अब इधर करते हैं, देखो छोटी संख्या के 7 गुणे, छोटी संख्या है बी, तो बी के 7 गुणे से, 7 गुणे को बड़ी संख्या से यानी कि ए से विभाजित किया जाए तो भागफल आता है 5, ये आ गया भागफल क्यू, और शेषफल आता है 1 यानी कि आर बराबर 1। तो यहां से हमारी ये हो गया ए, ये बी क्यू प्लस आर, तो यहां से बनेगा हमारा 7b प्लस 5a प्लस 1, सॉरी 7b बराबर 5a प्लस 1। तो यहां से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा 7b माइनस 5a बराबर 1। ये हमारे पास दो समीकरणें बन गई। अब देखिए दो समीकरण है, इनको हल करना है। तो यहां से अगर हम देखें तो यहाँ माइनस का ए है, यहाँ प्लस का ए है, तो यहाँ पे देखो इसको बराबर कर देते हैं, ए के गुणांक को, इसको तो कर दे 5 से गुणा और इसको कर दे 3 से गुणा। इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15a, 15a माइनस 5 चौक 20b बराबर 5 दिया 15। इधर अगर हम करें, देखो 3 से मल्टीप्लाई करें तो b के नीचे, यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे, b के नीचे b और a के नीचे e,
3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 के 21 बी प्लस का 21 बी, फिर 5 थी अब 15, माइनस के 15 बी, माइनस के 15 ए सॉरी, और बराबर में 3। ये प्लस का जोड़ दे इसको, तो ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 15 है, तो कैंसिल। इधर से करेंगे तो बचेगा प्लस का बी, और इधर जोड़ेंगे तो बचेगा 18। 15 और 3 18, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई हमको 15 और 3 18। अब इस बी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, मान लो मैंने इस समीकरण में रख दिया। वैसे तो छोटी संख्या ही पूछी है, तो छोटी संख्या बी मानी थी हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई 18, तो ऑप्शन यही खत्म हो गया प्रश्न। लेकिन मान लो प्रश्न में छोटी संख्या ना पूछ करके बड़ी संख्या पूछी होती, तो फिर क्या करना है, इस बी की वैल्यू इस समीकरण में रख दो। ये हो गया 3a बराबर 4 गुना बी, 4 गुना 18, 18 चौक 72, प्लस 3, 72 और 3 75, 3a बराबर 75, तो a बराबर 75/3, यानी कितना आ गया 25। यदि बड़ी संख्या पूछी होती तो आंसर क्या आ जाता, 25 आ जाता। आ गया समझ में? कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। कुछ सुझाव अगर आपको देना हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे सुझाव भी दीजिएगा, उसका जो भी फीडबैक देना चाहें वो आप दीजिएगा। चलिए, अब आगे प्रश्न है इस तरीके के कि भाई एक संख्या दी हुई है और लिखा हुआ है कि यदि ये 3 से विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। तो ये प्रश्न पढ़ने से पहले हमें मतलब 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के क्या आने चाहिए, विभाज्यता नियम आनी चाहिए। क्या आने चाहिए, विभाज्यता के नियम आने चाहिए हमको। अब देखिए विभाजकता के नियम क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की। 2 की विभाजकता का नियम क्या होता है, 2 की विभाजकता का नियम क्या है। 2 की विभाजकता से मतलब है कि 2 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है बिना भाग दिए। क्योंकि देखो अब काफी लंबी सारी संख्या हमको देखने को मिल रही है प्रश्न में, और इसमें इतनी बड़ी में हमें भाग देके देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम डायरेक्ट बिना भाग दिए, हमें ये पता होना चाहिए कि देखते ही कि किस संख्या में कौन सी अंक का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 की विभाज्यता के नियम की बात करें। देखिए मैं एक आपको विभाज्यता नियम से संबंधित अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपको बिल्कुल नियम जो है वो बिल्कुल मैं टाइपिंग करके लिख करके वो आपको अवेलेबल करवाऊंगी। तो आप अभी समझ लीजिएगा, उसके लिए भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 की विभाज्यता का नियम, 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या का जो इकाई का अंक है वो यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यदि इनमें से किसी संख्या के इकाई का अंक है तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। या यूं कहें कि प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है। और दूसरी चीज सम संख्या वही होती है जो 2 से विभाजित होती है। तो फिर कैसे पहचान करेंगे, तो बता दिया मैंने, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्याएं जो है वो 2 से विभाजित होंगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखना कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सम से ही विभाजित होती है। मतलब अगर 6 से विभाज्यता के बारे में बात करें तो 6 से विभाजित केवल सम संख्या ही होगी। विषम अंक से विभाजित हो सकती है सम संख्या, लेकिन सम अंक से विभाजित होने वाली संख्या केवल सम ही होगी। जैसे कि 2 से 3 से 2 से 4 से 6 से और 8 से, इन सब से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या सम ही होगी, 100% सम होगी। अगर कोई विषम है तो वो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखनी है। तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या हो गया कि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। दूसरी चीज 3 से विभाजित की बात करें, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या दे रखी है उस संख्या के अंकों को जोड़ो और अंतिम समय तक जोड़ते जाओ, और लास्ट में जब तक जोड़ो जब तक कि एक अंक नहीं आ जाए, और वो अंक 3 से डिवाइडेबल होना चाहिए, यानी कि 3, 6 या 9 होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक संख्या लिखती हूँ
4 5 7 2 1, ये एक संख्या है। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ, बिना भाग दिए बगैर बताओ कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ देंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखते हैं हम क्या आता है। 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19। वापस से इन दो अंकों को जोड़ दो, 9 और 1 10, वापस से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या आना चाहिए योग, अगर 3 से विभाजित है तो या तो 3 आना चाहिए या 6 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए, इन तीनों में से कोई, या यूं कहें कि 3 के पहाड़े में कुछ ना कुछ आना चाहिए जोड़। चलो एक उदाहरण और लेके देख लेते हैं। मान लो एक संख्या है 2 5 2 4 5, ये एक संख्या है। अब बताओ क्या ये संख्या 2 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, देखते हैं। 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, ऐड कर दो सबको। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 में वापस से पुनः इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 9। देखो 3 6 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजितता का नियम हमको पता चल गया, 2 से विभाजितता का नियम पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 से विभाजितता का नियम की। 4 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, देखिए 4 से विभाजितता का नियम है कि भाई 2 से विभाजितता का नियम यूं भी याद रख सकते हो कि इकाई के अंक में 2 का भाग जाएगा तो ही वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 की विभाजितता का नियम है कि इकाई और दहाई दो अंकों में, 4 का भाग देके देखो, अगर जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे जैसे मैं एक संख्या लिख दूं 6 7 9 5 8 5 4, ये मैंने एक संख्या लिख दी। सबसे पहली चीज तो ये संख्या सम होनी चाहिए। यदि हम 4 से भाग देकर देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो ये अंक, मतलब ये संख्या जो है वो सम होनी चाहिए। यदि विषम है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें 4 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। अगर ये सम है तो फिर हमें देखना है, सम है तो क्या देखना है कि ये लास्ट के दो अंक हैं। दो अंक क्या है, दो अंक है हमारे 4 और 5 और 4 54। 54 में हमको देखना है 4 का भाग दे करके। 4 एकम 4, बच गया 1, उतारा 4, 4 दूनी 4 तिया 12, बच गया 2। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग भी नहीं जाएगा। चलो एक एक संख्या और लेके देखते हैं। 468 524, 468 524। सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या ये संख्या सम है कि नहीं है। सम है, बिल्कुल सम है। सम है तो फिर हमें आगे की प्रोसेस करनी है। यदि विषम होती तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। अब सम है तो हमें 4 की विभाज्यता का नियम जांचना है। तो इसका मतलब 24 में 4 का भाग देके देखो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा और भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। ठीक है, ये हो गई 4 की विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट बात करें हम 4 के बाद 5 की विभाज्यता का नियम। तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, सिंपल सा नियम होता है 5 की विभाज्यता का नियम कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, यदि 0 और 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि मान लो 5 7 9 2 1, अगर ऐसा लिख दूं तो इकाई का अंक 1 है, 5 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं तो 5 का भाग जाएगा। यदि मैं 0 लिख दूं तो भी 5 का भाग जाएगा। 0 और 5 के अलावा यहाँ कुछ भी लिखूं तो 5 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, यानी कि वंस पोजीशन पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, उसमें 5 का भाग जाता है। नेक्स्ट बात करें 5 के बाद 6 की। तो 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 और 3। यदि किसी संख्या में 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो तो उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। या यूं कह दे कि सबसे पहले तो देखो कि संख्या सम है या नहीं है। अगर सम नहीं है तो भाग जाएगा ही नहीं, सम होनी जरूरी है। सम है तो फिर सिर्फ 3 का देख लो। अगर संख्या सम है
तो 3 की विभाज्यता का नियम जांच कर लो, पता चल जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा 5 1 3 2 4 1 6, इसमें देखते हैं 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब सम है, तो आगे देखने की आवश्यकता हमको है। जोड़ देते हैं इनको, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। तो क्या बताया हमने, 6 की विभाज्यता का नियम है कि सम संख्या, वह सम संख्या, वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी, 100% होगी। वह सम संख्या जो 3 से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी, 100% विभाजित होगी। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, संख्या देखेंगे सबसे पहले सम होनी चाहिए, और यदि सम है तो फिर, अगर सम है तो फिर हम देखेंगे कि उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा 6 का भाग। उसके बाद 7 का प्रश्न पूछा नहीं जाता है, 8 का देखते हैं। और अगर फिर भी तुमको अगर 7 की विभाज्यता का नियम पढ़ना है, 7 का 13 का 17 का इनका, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको 7 13 17 इन सब की विभाज्यता का नियम मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल से नियम है, लेकिन नहीं पूछे जाते इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। विभाज्यता के नियम से संबंधित वीडियो आपको अलग से दे दूंगी, उसमें उसमें भी आपको 7 और 13 और इनके चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। 7 के बाद 8 की बात करें, देखो 2 के लिए हमने इकाई के अंक में 2 का भाग देखा था, 4 के लिए हमने इकाई और दाई 2 अंकों में 4 का भाग देखा था। अब 8 के लिए हमें इकाई, दाई और सैकड़ा 3 अंकों में 8 का भाग देके देखना है। यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या विभाजित होगी और अदरवाइज नहीं होगी। जैसे जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं 7 8 9 0 4 8, ये मैं संख्या लिख दूं। अब देखो मैंने क्या कहा, 8 की विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, इन तीनों अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 8 का भाग देंगे तो ऑलरेडी 0 है, 8 6 48, 6 बार जाएगा, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग 100% जाएगा। एक और संख्या लिख के देख लेते हैं, 9 5 4 3 2 1, बताओ इस संख्या में 8 का भाग जाएगा कि नहीं। सबसे पहले इधर देखो, क्या है ये, विषम है, और मैंने कहा कि भाई सम संख्या का भाग विषम में कभी भी नहीं जाएगा, तो इसमें भाग जाएगा ही नहीं, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लो मैं यहाँ पे इसको 1 की जगह 0 कर दूं तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा अंतिम 3 अंकों को, कितना है, 320 है। 8 का भाग देके देखेंगे, 8 चौक 32, गया भाग 40 बार, इसका मतलब इस संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसकी जांच कर लेनी है बिना भाग दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 के बाद 9 की। 9 की अगर बात करें तो 9 में देखो आपको क्या करना है, जैसा 3 का था वैसा ही 9 का है। 3 में क्या था, 3 में था कि जो संख्या है उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो यहां हम कह देते हैं कि भाई अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, 3 की बजाय 9 से। या यूं करें कि दो दो अंक ले लें जिनका योग 9 हो रहा है, उनको काटते जाएं, जो बच गए वो लास्ट में अपना आप आ जाएंगे। जैसे ये हमने लिख दिया 7 8 1 4 5 3 2। अब देखो जिन अंकों का योग 9 बन रहा है उनको काटते जाओ, जैसे 4 और 5 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9। अगर पूरे कट जाते तो ये भाग इसमें 3 9 का जाता, अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा। अब कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो इसमें 3 का भाग तो जाएगा लेकिन 9 का भाग नहीं जाएगा। कोई भी संख्या, या फिर इसको ऐड करके देख लो, ऐड करेंगे तो 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30, 30 को भी अगर हम आगे ऐड करें तो 3 आता है, तो इसमें 3 का भाग तो मैंने कहा जाएगा लेकिन 9 का भाग नहीं जाएगा। आया, हुआ क्लियर कि ये है 9 की विभाज्यता का नियम। चलिए आगे बचता है 10। 10 के लिए इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अब बचता है 11 का।
अब देखिए 11 की विभाज्यता का नियम सिंपल सा ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 4 5 7 5 4 7 इस तरीके से अगर हम लेके देखते हैं, संख्या जो भी दे रखी हो, क्या करना है हमको, एक अंक को प्लस लिखना है, अगले को माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और उन सबको जोड़ देना है। पहले हमने 4 को प्लस लिख दिया तो 5 को क्या लिखेंगे, माइनस, फिर 7 को प्लस लिखेंगे, फिर 5 को माइनस लिखेंगे, फिर 4 को प्लस लिखेंगे, फिर 7 को माइनस लिखेंगे। इस तरीके से अब हमको इसमें देखना है। देखो देखो, प्लस का 7 और माइनस का 7 कैंसिल, प्लस का 5, ये माइनस के 5 है, प्लस के 4 और प्लस के 4, प्लस के 8 और माइनस के 10, क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 2। इसका मतलब इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। क्या आना चाहिए था, या तो शून्य आनी चाहिए थी, या 11 का पहाड़ा आना चाहिए था, 11 22 33 इस तरीके से कुछ भी बचना चाहिए था, तो ही 11 का भाग इसमें जाता। चलो एक आधा एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ले दिया 4 4 5 5, इसमें देखते हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 0। इसका मतलब 9 का भाग इसमें 11 का भाग इसमें जाएगा। तो ये विभाज्यता के नियम हो गए। अब इनसे रिलेटेड प्रश्न हम कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यदि किसी संख्या, ये संख्या दे रखी है, में 3, ये जो संख्या है 3 से विभाजित है, तो x के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होना चाहिए। अब देखो 3 से विभाजित की बात कर रहा है, तो 3 की विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए, और वो क्या है, इन सभी अंकों का योग करें तो वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो चलो योग करके देखते हैं। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब इस x की जगह क्या लिखें कि ये 3 से विभाजित हो जाए, तो देखिए 24 3 से विभाजित होता है ना, तो x की जगह यदि मैं 2 लिखूं तो यहाँ आ जाएगा 24, फिर मैं 5 लिखूं तो यहाँ आ जाएगा 27, 27 भी 3 से विभाजित है, फिर मैं 8 लिखूं तो आ जाएगा 30, 30 भी 3 से विभाजित है। उसके बाद 9 लिखेंगे तो ये 31 आएगा, जो कि विभाजित नहीं है। तो क्या क्या अंक बनते हैं हमारे यहाँ पे, 2 5 और 8। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, 8 होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे शेषफल से संबंधित प्रश्न आ गए हैं कुछ दोबारा से, चलो इनको भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वापस से वही भागफल शेषफल वाले प्रश्न आ गए, लेकिन थोड़े अलग हटके प्रश्न है। 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। संख्या है हमारी 3 की पावर 98। देखिए हम देखते हैं कि यदि 3 की पावर यदि 1 होती और उसमें 5 का भाग देते तो शेष बचता हमारा 3। 3 की पावर 2 होती तो 3 की पावर 2 होता 9, और 9 में जब हम 5 का भाग देते तो शेष बचता 4। 3 की पावर यदि 3 होती तो पावर 3 होती है 27, 3 की पावर 3, और इसमें हम देते 5 का भाग तो शेष बचता 2। 3 की पावर यदि 4 होती तो 27 या 81, और इसमें हम देते 5 का भाग तो शेषफल बचता 1। फिर यदि 3 की पावर 5 होती तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाती 243, और इसमें हम देते 5 का भाग तो शेषफल बचता 3। पुनः यदि 3 की पावर 6 होती तो ये आ जाता 729, और इसमें 5 का भाग देते तो शेषफल बचता 4। अब देखो ध्यान से देखो, जब 3 की पावर 1 थी तो भी शेषफल 3, और 3 की पावर 5 हुई तो भी शेषफल 3, पावर 2 थी और पावर 6 हुई तो शेषफल 3। इसका मतलब ये 4 तक की पावर के बाद हमारा शेषफल जो है वो रिपीट हो रहा है। पावर 4 आने के बाद शेषफल रिपीट हो रहा है, यानी कि जो भी पावर है उसमें अगर हम 4 से भाग दें, 98 है, 98 में यदि मैं 4 से भाग दूं तो यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो फिर शेषफल बचेगा 1। यदि पावर 1 बचती है तो शेषफल 3 बचेगा, पावर 2 बचती है तो 4 बचेगा, 3 बचती है तो 2 बचेगा, और पूरा पूरा भाग जाता है तो 1 बचेगा। अब देखो
4 का मैंने भाग दिया, 4 दूनी 8, यहाँ से बच गया 1, ये हो गया 18, तो 4 चौक 16। 16 जाने के बाद कितना बचा शेषफल? शेषफल बचा 2। तो यानी कि 3 की पावर 2 का जो भी शेषफल होगा वही इसका भी शेषफल होगा। तो 3 की पावर 2 में क्या शेषफल आ रहा है? 4। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी 4। देखिए यहाँ पे शेषफल 2 बचा करके ये उत्तर मत लिख देना कहीं भी, अगर ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। वापस से अगर मैं आपको समझाना चाहूं इसको, तो देखिए क्या कहा है हमने यहाँ पे, हमने ये कहा कि अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो हर एक 4 पावर होने के बाद यहाँ पर जो है वो इसकी शेषफल 5 का भाग देने के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे पावर जो भी दे रखी होगी उस पावर में 4 का भाग देके देखेंगे, और 4 का भाग देने के बाद यदि पावर में क्या बचता है, पावर में 1 बचता है तो शेषफल 3 बचेगा, पावर में 2 बचता है तो शेषफल 4 बचेगा, पावर में 3 शेष बचता है तो शेषफल 2 बचेगा, 4 बचता है तो 1 बचेगा। 98 में हमने भाग दिया तो भाग गया 24 बार और शेष बचा 2। ठीक है, 2 शेष बचा, यानी कि हमारे पास ये आ गया 3 की पावर 96 और गुणा 3 की पावर 2। यहां तक तो हम भाग देंगे तो शेषफल बचता है 1, लेकिन यहां तक तो भाग चला जाएगा, आगे ये बच गया, इसी में जो भाग शेषफल बचेगा ना वही आएगा आंसर। तो भाग 3 की पावर 2 क्या हुआ? 9 हुआ। इस 9 में जब हम 4 का भाग देंगे तो सॉरी 5 का, 9 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2 की पावर 46 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचता है? एक बार यदि मैं इसके सभी 2 की पावर, 3 की पावर, इन सब की पावर की बात करूं तो यहां से आप देख सकते हो, देखो कौन कौन सी पावर पे क्या क्या इफेक्ट होगा, एक बार उसकी बात कर लेते हैं फिर आगे एक प्रश्न करेंगे। सबसे पहले देखो, एक किसी भी संख्या के यहाँ पे यूनिट इकाई अंक की जो बात होगी वहां पर भी हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में दे रखा है इकाई अंक से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, और उन्हीं से संबंधित भी प्रश्न है ये, एक तरीके से समझ लो। तो उनसे संबंधित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 हो और उसकी कितनी भी पावर लगा दें अपन, कोई भी पावर हो, तो जो भी आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि भाई भाग देने पर किसी से भी चीज से भाग दे रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अलग चीज है। 2 की बात करें, 2 की पावर 1 है तो आ रहा है 2। 2 की पावर 2 होने पर इकाई का अंक आता है 4। 2 की पावर 3 होने पे इकाई का अंक आता है 8। 2 की पावर 4 होने पे इकाई का अंक आता है 6। 2 की पावर 5 होने पर इकाई का अंक आता है 2। वापस से रिपीट होगा। 4 के बाद, पावर 4 के बाद रिपीट होती है, पावर 4 के बाद रिपीट होती है। 3 की बात करें तो 3 का भी हमने अभी देखा था, ये भी पावर 4 के बाद रिपीट होती है। फिर 3 के बाद 4 की बात करें, चलो 4 की पावर 1 है तो 4, पावर 2 है, 4 की पावर 2 है तो 4 चौक 16 यानी कि 6, 4 की पावर 3 है तो 16 चौक 64 वापस से 4, यानी कि 4 की जब बारी आती है तो हर 2 पावर के बाद जो है इकाई का अंक रिपीट होता है। फिर 5 की बात करें तो 5 की पावर 1 है तो भी 5, 5 की पावर 2 है तो भी 5, 3 है तो भी 5, यानी कि 1 और 5, 5 में भी अंक इकाई का 5 ही रहेगा। अब 6 की बात करें, 6 की पावर 1 है तो 6, 6 की पावर 2 है तो 6 छंग 36, 6 की पावर 3 है तो फिर 6 से गुणा करेंगे फिर 6, यानी कि 6 में भी पावर सेम रहती है। 7 की बात करें, 1 है तो 7, 2 है तो 7 7 49 9, 3 है तो 7 9 63 3, 4 है तो 7 की पावर 4 है तो 7 या 21 1, 7 की पावर 5 है तो 7 एकम 7, वापस से रिपीट हो रही है। 7 पावर 4 के मतलब पावर 4 के बाद वापस रिपीट हो रही है, किसकी? 7 की भी। नेक्स्ट देखो, 8 की बात करें तो 8 की पावर यदि 1 है तो 8 ही आएगा, 8 की पावर 2 है तो 8 8 64 4, 8 की पावर यदि 3 है तो 8 चौक 32 2, 8 की पावर 4 है तो 8 दूनी 16 6, 8 की पावर 5 है तो 8 6 48 वापस 8, वापस से बदल रही है, यानी कि 4 पावर के बाद बदल रही है।
8 की भी 4 पावर के बाद बदल रही है। 9 की बात करें, 9 की पावर 1 है तो 9, 9 की पावर 2 तो 9 9 में 81, 9 की पावर 3 है तो 9 एकम 9 वापस रिपीट हो जाएगी। तो इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, एक साथ ही लिख दूं इन सबको, तो देखिए जब पावर किसी भी 1 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो और 4 की पावर कुछ भी हो, ये अंक है। और ये घात के बाद, घात के बाद अंक की बात करें तो उसकी बात करें तो 1 के लिए 1 रहेगा, 5 के लिए, सॉरी 4 के लिए नहीं, 6 आएगा यहाँ पे, 1 के लिए 1 रहेगा, 5 के लिए 5 रहेगा और 6 के लिए 6 ही रहेगा। इसके अलावा 4 और 9, इन दो में पावर 2 के बाद बदलेगी। घात 2 के बाद, घात 2 के बाद अंक बदलेगा, इकाई का अंक घात 2 के बाद बदलेगा। दोनों में क्या रहेगा, 1 अगर घात है तो 4 और 2 घात है तो 6, 4 और 6। 9 के लिए 9 और 1, इनके 2 घात के बाद बदलेगा। उसके अलावा क्या बच गए, 2 3 7 और 8, 2 3 और 7 और 8, ये चारों 4 घात के बाद इनके अंक बदलेंगे, 4 घात के बाद। और 4 घात कौन कौन सी हो जाएगी, ये आप करके देख सकते हो, उसी समय याद रटने की आवश्यकता नहीं है। 2 के लिए देखो, 2 4 8 और 6, 2 4 8 और 6। 3 की बात करें, ये 2 के लिए थे। 3 की बात करें तो 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। 7 की बात करें तो 7 749, 9 7 63, 7 तिया 21। 8 की बात करें तो 8 एकम 8, 8 8 64, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। तो ये है जो अंक इस तरीके से बदलेंगे, 1 पावर के बाद, 2 पावर के बाद, 3 पावर के बाद और 4 पावर के बाद। तो ये आप इसको समझ करके लिख सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो इसके भी मैं एक अलग से पीडीएफ बना करके, मतलब लिख करके उसमें अच्छे से, मतलब बिना पेन के उसके टाइपिंग करके आपको उसकी भी अवेलेबल करवा करवा दूंगी, यदि आप कमेंट करेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस प्रश्नों को। 2 की पावर 46 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचता है। देखो अब हम बात कर रहे थे कि 2 की पावर 1 में 5 का भाग देते हैं तो बचता है हमारा 2। 2 की पावर 2 होता है 4, 4 में 5 का भाग देते हैं तो शेष बचता है 4। 2 की पावर 3 की बात करें तो 8 होता है और 8 में 5 का भाग देंगे तो बचेगा 3। और 2 की पावर 4 होता है 16 और 16 में 5 का भाग देंगे तो बचेगा 1 और फिर वापस से रिपीट होंगी 2 4 3 और 1। अब यहाँ पे अगर हम भाग दें 4 का 46 में तो 4 का भाग जाएगा यहाँ पे 11 बार और शेष बचेगा 2, यानी कि 2 की पावर 2 में क्या शेष बचता है, 4 बचता है। तो यहाँ भी जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम प्रश्न ये वाला सेम यहाँ पे रिपीट हो गया। क्या बताया था हमने, 3 की पावर 1 में भाग देने पर 3 बचता है, 2 में भाग 3 की पावर 2 में भाग देने पे 4 बचता है, 3 की पावर 3 में भाग देने पे 27 में 5 का भाग देंगे तो 2 बचता है, और उसके बाद 3 की पावर 4 में भाग देने पर बचता है 1। 4 3 2 1। देखिए अब वापस से 4 के बाद रिपीट होगा तो 149 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, बच गए 2, 7 चौक 28, पावर बचेगी 1 और 1 बचते ही आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। तो उत्तर हो जाएगा सी 3। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 की पावर 451 को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 751, अब देखिए 7 में भी 4 के बाद पावर रिपीट हो रही है, लेकिन शेषफल की बात अलग करते हैं। 7 की पावर 1 थी तो शेषफल बचता है 5 का भाग देने पे 2। 7 की पावर 2 हुई तो इकाई का अंक आएगा 9 और 9 में 5 का भाग देने पर बचेगा 4। 7 की पावर 3 होती है तो 3 आता है तो शेषफल भी 3 बचेगा, और 7 की पावर 4 होती है तो 21, शेषफल बच जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पावर 4 के बाद रिपीट हो रही है तो इसमें 4 का भाग देंगे,
4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा शेषफल 3, यानी कि 7 की पावर 3 में क्या शेष बच रहा है 3, तो यहाँ पर भी क्या शेष बचेगा 3। चलिए अब आगे के जो प्रश्न है वो शेषफल प्रमेय पर आधारित है, उनको देख लेते हैं। यदि संख्या ये दे रखी है, ये 6 से पूर्णतः विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? देखो भाई 6 से विभाजित की बात कर रहा है तो इसका मतलब सम संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे कोई ना कोई सम अंक आएगा, तो ये 3 खत्म और ये 9 खत्म। अब आता है 0 और 6। सिंपल सी चीज है कि यदि ये 3 से विभाजित, तो अगर हम इसको देखेंगे तो 0 अगर इसमें ऐड करेंगे, अगर पूरा 3 से विभाजित है कि नहीं, चलो देख लेते हैं एक बार जोड़ करके। वैसे आंसर इसका 6 आ जाएगा, बताएंगे कैसे। 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18। अब 18 में 0 जोड़ते हैं तो भी 3 से विभाजित है, और अगर 18 में 6 जोड़ते हैं तो भी 3 से विभाजित है, लेकिन सबसे बड़ा अंक पूछा है तो उत्तर क्या जाएगा 6। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतना सा देख लेते कि भाई 0 और 6 दोनों में ही क्योंकि 0 और 6 तो 0, तो इसका मतलब ये 0 अगर उत्तर आना जब आएगा जब इसके अंदर पूरे के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन 6 भी तो 3 से विभाजित है, 6 आएगा तो भी भाग जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब सबसे बड़ा पूछा है तो आंसर 6 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, 6 से पूर्णतः विभाजित है तो बी के स्थान पर क्या आएगा? सम संख्या आएगी, सबसे बड़ा अंक पूछा है, सम संख्या आएगी तो 2 4 6 8 बिल्कुल सम ही है सारे। चलो अब देख लेते हैं सबसे बड़ी अंक क्या आना चाहिए। 2 से विभाजित होनी चाहिए, सम होना चाहिए, तो सभी सम सारे हैं तो कोई ना कोई सम अंक इनमें से आ जाएगा, तो 3 का विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19। 19 के बाद इसमें क्या ऐड करें कि 3 से विभाजित हो जाए, तो 19 और 2 21, 21 3 से विभाजित है, लेकिन सबसे बड़ा अंक पूछा है तो 21 में 2 ऐड करने पे आ रहा है, 2 में 3 करेंगे तो 5 और 5 में 3 करेंगे तो 8, यानी कि 8 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। 8 अगर हम लिखते हैं तो 19 और 8 कितना होता है 27, और 27 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, संख्या में 8 से विभाजित किया जाए तो x का मान क्या होगा? अब 8 की विभाज्यता के नियम में हमने कहा था कि भाई सबसे पहले तो अंक सम होना चाहिए, तो सारे सम में उत्तर दे रखे तो कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे अंक रखना है, 3 अंकों को 8 से विभाजित करना है, 2 3 और 8 8 2 3 और x सॉरी, इनमें सबको 8 से विभाजित करेंगे तो देखो 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 3 बार तो जाएगा नहीं, 8 दूनी 16, घटाएंगे इसमें से 13 में से 8 गए 6 गए तो 7, और यहाँ पे x की जगह क्या लिखूं कि 8 से पूरा पूरा भाग जाए। देखो 0 लिखती हूँ तो 8 से भाग नहीं जाता, 2 लिखती हूँ तो 72 8 से भाग जाता है, 4 लिखती हूँ तो 74 में नहीं जाता, 6 लिखती हूँ तो 76 में भी नहीं जाता, तो उत्तर क्या आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे x की जगह 2 लिखूंगी तो 72 आ जाएगा, और 8 में 8 का भाग 9 बार देंगे तो 72 आ जाएगा, इसका मतलब उत्तर कितना होगा इसका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि ये संख्या दे रखी है, इसको 8 से विभाजित किया जाए, ये संख्या 8 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? वापस से इस सिर्फ इन 3 में 8 का भाग देके देख लेते हैं। 8 एकम 8 14, 8 एकम 8 बच गए 6। अब x की जगह क्या लिखूं? 0 लिखती हूँ तो 60 आता है, 8 से विभाजित नहीं होता, 62 भी नहीं होता, 64 होता है, 66 नहीं होता, तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि एक संख्या दे रखी है, संख्या 9 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? 9 से विभाजित है तो मैंने क्या कहा था कि संख्याओं में दो संख्याओं को जोड़ो, जहां 9 आ जाए उन्हीं को काट, देखो 4 और 5 9 कट गया, ये 2 और 2 4, 4 में क्या और जोड़े कि 9 आ जाए? 4 में 5 और जोड़ना पड़ता है, या तो 5 जोड़े जब 9 आएगा, या फिर 18 आना चाहिए, तो 18 के लिए हमको 14 जोड़ना पड़ेगा, जबकि x तो केवल एक अंक है तो इसका मतलब 5 ही जोड़ना पड़ेगा, तो उत्तर क्या जाएगा सी 5। यदि स्टार एक अंक है तो इसमें 11 से विभाजित है तो स्टार किसके बराबर है? 11 से विभाजित का नियम क्या बताया था? एक को पहले प्लस लिखो, दूसरे को माइनस लिखो, तीसरे को प्लस लिखो, चौथे को माइनस लिखो, और नेक्स्ट यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्या आएगा वो देखना है। देखो
प्लस प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस माइनस वालों को जोड़ दो। तो ये माइनस के 8 है और माइनस के 4 है, तो माइनस के तो हो गए 12, और ये किसके बराबर होने चाहिए, ये होने चाहिए प्लस का 7 और प्लस स्टार, स्टार की जगह क्या लिखे, 7 और 5 12, 7 और 5 12 आएंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे और ये जीरो आ जाएगा जो कि 11 से विभाजित हो सकता है, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा सी 5। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक संख्या दे रखी 11 से विभाजित है तो स्टार एक अंक है, तो स्टार का मान क्या होगा, वापस से वही काम कर देते हैं, 7 माइनस 8 प्लस स्टार माइनस 3 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5, प्लस प्लस को जोड़ दो माइनस माइनस को, देखो प्लस प्लस के क्या है, 7 प्लस का है, स्टार प्लस का है, 9 प्लस का है और 5 प्लस का है, तो 5 और 9 14, 14 और 7 21, तो ये तो हो गया 21 प्लस स्टार हो गया, और माइनस माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस के 8 और माइनस के 3 माइनस के 11 और माइनस के 11 और माइनस के 4 माइनस के 15। तो देखो अब देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या बच रहा है यहाँ पे, अ, वापस से एक बार ऐड करके देखिए, 9 और 5 13, 13 और 7 20, 7 और 9 16, 16 और 5, अरे यार क्या चक्कर है, 5 और 9 14, 14 और 7 21, ठीक है 21 प्लस स्टार, और ये हो गया माइनस के 11 और माइनस के 4 माइनस के 15, ठीक है, या तो जोड़ने पर या तो 11 बचना चाहिए या फिर जीरो, तो जीरो तो बचेगा नहीं, तो 11 कैसे बचेगा देखो, अब क्या करते हैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं कि 11 बच जाए, तो एक काम करते हैं, कितना और होना चाहिए, ये है हमारा 21, तो 21 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 6, 6 में क्या और जोड़ें कि 11 आ जाए, तो 6 में हम 5 और जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, इसका मतलब इसका जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 5। एक बार इसको वापस से देख लो, ये संख्या जो भी लिख रखी है उसमें एक प्लस और एक माइनस लिख दो, 7 प्लस 8 माइनस स्टार प्लस 3 माइनस 9 प्लस 4 माइनस और 5 प्लस, प्लस प्लस वालों को जोड़ो, 9 और 5 14, 14 और प्लस का 7 21, तो 21 प्लस स्टार हो गया, ये 21 प्लस स्टार बराबर होना चाहिए किसके, माइनस वाली संख्याओं के, तो ये हो गया 11, 11 और 4 15 माइनस 15। अब देखिए यदि यहाँ पे कुछ स्टार लिखा होता जब तो हम इसको 11 21 के बराबर कर देते, लेकिन क्या होना चाहिए, या तो जीरो बचना चाहिए जोड़ने पर या फिर 11 बचना चाहिए, प्लस का हो या माइनस का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 15 से अगर हम काटे तो ये 15 से 15 घटने के बाद यहाँ कितना बचेगा 6, तो स्टार की जगह क्या लिखूं कि या तो जीरो आए या 11 आए, तो देखो जीरो जोड़ने पर तो 6 आ नहीं रहा, तो 5 जोड़ने पर 11 आ जाएगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 5। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि 7 अंकीय संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, x और y दोनों के पहले मान निकालने, 1 2 3 4 5 6 7 अंक की संख्या है, इसका मतलब x और y दोनों एक एक अंक के हैं, 72 से विभाजित है, 72 का मतलब होता है 9 गुणा 8, 9 8 72, यानी कि 9 की विभाजिता का नियम भी पूरा होना चाहिए और 8 की विभाजिता का नियम भी पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 की देखो 8 की विभाजिता को जांचेंगे तो इस x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x केवल 8 के लिए हमें इन तीन अंकों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, देखो 58y है, इसमें हमें 8 का भाग देना है, तो 8 7 56, बच गया 2, अब यहाँ क्या लिखूं y की जगह, कि 8 से पूरा पूरा भाग जाए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, यानी कि केवल 4 आना चाहिए यहाँ पे, तब ये पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि y बराबर तो क्या आ गया, y बराबर आ गया 4। अब यदि ये हम y बराबर में 4 लिख दूं तो अब 9 की विभाजिता का नियम जांच लेंगे जिससे हमें x मिल जाएगा, तो देखो 9 बनाओ और काट दो, तो यहाँ पे देखो ये हो गया 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 प्लस x, क्या जोड़े कि 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, तो देखो
9 के पहाड़े की बात करें तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो x की जगह एक ही अंक आएगा, तो 27 आना चाहिए, क्योंकि 36 को जोड़ेंगे तो 11 जोड़ना पड़ेगा तब 36 आएंगे। तो यहाँ पे केवल एक x की जगह 2 लिख देंगे, 27 आ जाएगा। तो यानी x का मान क्या आ गया, 2। पूछा क्या है, 2x प्लस वाई पूछा है, तो 2 गुणा x की जगह 2 प्लस वाई की जगह 4, 2 दूनी 4 और 4 8। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। भाई कोई भी संख्या है वो 11 और 13 से विभाजित है, तो इसका मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ और भी विभाजित होगा। यानी कि 11 गुणा 13 तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी और साथ में हो सकता है, तो वो 11 गुणा 13 से विभाजित होगी। तो 11 प्लस 13 से विभाज्य नहीं, 11 गुणा 13 से विभाज्य बिल्कुल सही बात है। ये इतनी, ये भी हो सकती है क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणांक क्या, ये हो जाएगा 13 एकम 13 और 143, और 143 को करें अगर हम 3 से गुणा तो ये इसके बराबर आएगी। ये तो हो, ये तो है ही, लेकिन अनिवार्यता ये यही हो, 100% हर बार यही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका उत्तर जो है वो आएगा ऑप्शन बी। ये जो है इसका उत्तर नहीं आएगा, ये इसका उत्तर नहीं आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 11 गुणा 13 से विभाजित होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। तो x और y का मान पूछा है, यहां से घटाना है। देखो 16 में से 6 में से 9 नहीं घट सकते, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहां से बच गया 6। 6 में से क्या घटाएं कि उतने बचे, तो देखो 6 में से 3 घटाने पे 3 बच सकते हैं, लेकिन 3 और 3 घटाने पर ये जो है प्रश्न ये सही आएगा नहीं। परीक्षा में प्रश्न तो केवल इतना ही पूछा गया था, हमने इसके आगे और भी ऐड कर दिया है कि यदि इस तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या उसका आंसर होगा। यदि मैं यहाँ पे y का मान 3 रखती हूँ तो फिर यहाँ देखो x का क्या रखना पड़ेगा, 6 में से 3 घटाए 3 बच गए, कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ से। अब कितने में से x की जगह क्या रखूं कि उसमें से 6 घटाने पे y की मान 3 आ जाए, तो 9 में से 6 घटाने पर तो y का मान कितना, x का मान कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब अगर 9 में से 9 घटाऊंगी तो यहाँ 0 बचना चाहिए, 3 बच रहा है, इसका मतलब ये चीज तो क्या है, गलत है, ये नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ बच गया 6। अब 6 में से क्या घटाएं, यानी कि इधर से अगर हम हासिल ले और यहाँ कर दे 16, तो 16 में से 8 घटाने पर 8 बच सकता है, तो y बराबर तो क्या आ जाएगा 8। अब हासिल हमने यहाँ से ले ली तो ये अंक एक कम हो गया और 8 यहाँ पर बचना चाहिए 8। तो 8 और 6 14, यानी कि यहाँ 4 आना चाहिए। 4 और इधर से एक हासिल हमने और ले ली है, तो मतलब 4 और 1 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की जगह 5। अब देखें यहाँ पे, तो 9 में से 5 घटाएंगे, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 8, और 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी कि x की जगह क्या आएगा 5 और y की जगह 8। लेकिन हमको तो क्या निकालना है, 3x प्लस वाई निकालना है। तो 3 गुणा 5 प्लस 8, तो कितना हो गया, 5 से 15 और 8 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 23। नेक्स्ट प्रश्न, कितने प्रश्न और बचे अभी, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए ये जो प्रश्न है ये आप स्वयं करेंगे कि 19, चलो करना ही पड़ेगा ये तो। देखिए काफी लंबी वीडियो हो गई है, अगर मैं यहाँ पे अगर इसको छोड़ूं तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न तो आप कर लेंगे। ये 88 से गुण भाग देने पर, यानी कि 8 गुणा 11 करें तो पहले तो 8 से तो y का मान निकाल लेंगे, और 11 के लिए क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1 माइनस करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x और y का मान इसमें रख करके हमको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ये आप करना, ये वाला प्रश्न आप होमवर्क में है आपका करना, अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं इसको वापस से करवा दूंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, x की पावर 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 में से किस से पूर्णतः विभाजित है, इनमें से किस से। देखो 4 की पावर 61 में कॉमन निकाल लूं तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 61 को तो अलग रहने दो, यहाँ पे देखो 4 और 1 बन गया 5, और ये 4 चौक 16 और ये 16 चौक 64, 64 प्लस 4 प्लस 1 इनको जोड़ेंगे तो 64
और 6 70 और 80, 80 और 5 85। कितना आएगा यहाँ? 85। अब देखो, क्या 85 7 से विभाजित हो रहा है? नहीं। क्या 11 से विभाजित हो रहा है? नहीं। क्या 13 से विभाजित हो रहा है? नहीं। किससे विभाजित हो रहा है? 17 से। तो ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑप्शन डी 17, तो 17 से विभाजित ये संख्या हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके का प्रश्न है, निम्न में से किससे गुणा हुआ है? तो 3 की पावर 25, जो सबसे छोटी घात है उसको कॉमन ले लो। यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से बच जाएगा 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2 और यहाँ 3 की पावर 3। तो मैं इनको लिख देती हूँ, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इनको सबको जोड़े तो 9 और 1 10 और 27 और 3 30 और 1 40, यानी कि 40। अब देखिए 40 किससे विभाजित है? 40 किससे विभाजित होगा? 11 से विभाजित नहीं होगा, 16 से विभाजित नहीं होगा, 25 से विभाजित नहीं होगा, 30 से विभाजित होगा। अब कहोगे कि 30 से विभाजित कैसे होता है? देखो कोई बात नहीं, हम यूँ कर देते हैं। 3 की पावर 25 तो हमारा है ही है। इसको हम लिख दें 3 गुणा 3 की पावर 24 और 40 को हम लिख दें 4 गुणा 10 और बट्टे में लिख दें 3 गुणा 10। तो 10 से 10 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। बताओ हुआ कि नहीं विभाजित? तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा डी 30 आ जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 19 की पावर 200 को 20 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? 19 की पावर 200 को 20 से भाग देने पर, अब देखो 20 से भाग देने पर का मतलब है 2 से भाग जाना चाहिए और किससे भाग जाना चाहिए? 10 से भाग जाना चाहिए। इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, 19 को मैं क्या लिख दूं? 20 माइनस 1 लिख दूं, इसकी पावर 200। या यूं करें कि 19 की पावर 1 में यदि 20 का भाग दें तो बचता है 19। ठीक है। 19 की पावर 2 करें, इसको किस तरीके से करेंगे? ये है 19 गुणा 19 गुणा 19 गुणा 19, इस तरीके से 20 200 बार है 19 19। यदि मैं यहाँ पे 20 का भाग दूं तो हर बार क्या बचेगा? माइनस 1 बचेगा। हर बार क्या बचेगा? माइनस 1 बचेगा। और माइनस 1 की पावर यदि मैं 200 करती हूँ तो माइनस की पावर अगर सम संख्या होती है तो प्लस बचता है। तो इस आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये, यदि किसी संख्या में 51 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, किसी भी संख्या में यदि 51 का भाग दूं तो 48 शेष बचता है, तो बताओ उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? देखो 51 से भाग देने पर, 51 से भाग देने पर क्या बचता है? 48 शेष बचता है। यानी कि 51 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, यानी कि ये जो 51 है ये किसके बराबर है? 17 गुणा 3 के बराबर है। और 17 से यदि भाग देंगे तो यहाँ तो पूरा पूरा भाग जाएगा, केवल जो बचेगा वो 48 के हिसाब से बचेगा। तो 48 में 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 दूनी 34, 17 ती 51, 3 बार नहीं जाएगा। 17 दूनी 34 और 17 ती 51, तो 51 की अगर हम बात करें तो 51 में से 3 घटाने पर यानी कि 14 बच जाएगा इसका शेषफल। कितना बच जाएगा? 14। ठीक है। तो ये है इसका सही जवाब। तो ये थी आपकी तीसरे टॉप मतलब इसकी तीसरी वीडियो। नेक्स्ट आगे का जो बच गया वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न समझ में आए होंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको किस तरीके का फीडबैक देना पसंद है। जो भी हो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का फीडबैक आप मुझे शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।